सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी की है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। जैसा कि आपको पता है, फर्स्ट चैप्टर मैंने आपका क्लियर कर दिया है और जितने भी आपके बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी और लघुत्तरी जितने भी आपके फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन बनते थे वो सारे के सारे मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, सारे के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाइएगा वहाँ पर भी मिल जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग सेकंड जो चैप्टर हमारा है प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि। प्रारंभिक शिक्षा की जो पृष्ठभूमि है वो हम लोग देखेंगे, यानी यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राचीन अथवा वैदिक कालीन शिक्षा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यही देख लेंगे कि प्राचीन अथवा वैदिक कालीन शिक्षा यानी प्राचीन भारतीय शिक्षा या वैदिक कालीन शिक्षा का उदय वेदों से माना जाता है और वेदों के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय ज्ञान या विद्या की प्राप्ति है, अर्थात शिक्षा का ज्ञान आत्म तथा ब्रह्म की खोज है और शिक्षा की आत्मानुभूति आत्मबोध व्यक्तिगत या सार्वभौमिक रूप में दी जाती है। अतः वेदों को समस्त ज्ञान का कोष तथा मोक्ष का साधन माना जाता है। तो यहाँ पर आपके चारों के चारों वेद दिए गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जो कि आगे आपका 3 का वर्णन है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं अब हमको नेक्स्ट क्या पढ़ना है, यानी नेक्स्ट हमको पढ़ना है वैदिक कालीन शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है। ठीक है, वैदिक कालीन जो शिक्षा है उसका हमको पाठ्यक्रम पढ़ना है, हर वेद के अनुसार क्या बताया गया हर वेद में वो हमको पढ़ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पर आपको साथियों बताया गया कि वैदिक कालीन शिक्षा का जो पाठ्यक्रम दिया गया है, ठीक है, इसमें बताया गया कि वैदिक कालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम मानव जीवन की आवश्यकताओं तथा उपयोगिताओं का आधारित है और चारों वेदों की पाठ्यवस्तु को शिक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। इसके अनुसार भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार की विधाओं का समावेश किया गया है। सबसे पहला हमारा आता है ऋग्वेद। ठीक है साथियों, सबसे पहला हमारा कौन सा आता है, ऋग्वेद के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग सामवेद के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम लोग जानेंगे यजुर्वेद, उसके बाद हम लोग जानेंगे अथर्ववेद के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यह सबसे प्राचीन वेद है। कौन सा वेद है, ऋग्वेद। इससे आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। उसके बाद तथा इसमें ज्ञान का अपार भंडार है। इसमें जो ज्ञान का है वो अपार भंडार है, हर एक ज्ञान की बात है इसमें। और देखते हो कि कोई भी अगर अच्छी बात लिखी होती है तो वो कहाँ से ली जाती है, ज़्यादातर ऋग्वेद से ही ली जाती है। और इनमें रचनाओं तथा मंत्रों के रूप में तत्कालीन ज्ञान, विचारधारा, सभ्यता तथा धर्म संबंधी ज्ञान मिलता है हमको। ठीक है, क्या मिलता है साथियों, धर्म संबंधी जो है ज्ञान मिलता है और इसमें उपासना, प्रार्थना तथा यज्ञ कार्य प्रमुख हैं। यज्ञ कार्य जो है इसमें प्रमुख बताए गए हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जो आता है साथियों वो आता है हमारा सामवेद। ठीक है, सामवेद क्या है देख लेते हैं हम लोग। जो हमारा सामवेद है, नेक्स्ट जो वेद हमारा है, यानी यह संगीत के एक पाठ्यक्रम के समान है। इसका उपयोग यज्ञ तथा उपासना के समय किया जाता है और इसमें छंद तथा काव्य को समझना आवश्यक होता है। इसमें छंद और काव्य को समझना आवश्यक होता है। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है यजुर्वेद, यानी यह कर्मकांड की पाठ्यवस्तु से भरा पड़ा है। यह कर्मकांड की पाठ्यवस्तु से भरा पड़ा है और इसके अंतर्गत भारतीय धार्मिक तथा अलौकिक जीवन का बोध होता है और इसमें जीवन से संबंधित ज्ञान को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है। तो ये आपका ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया और आपका यजुर्वेद हो गया। अब आपका एक बचता है, वो कौन सा है, अथर्ववेद। ठीक है, इनके बारे में अगर आप लोग नोट डाउन करते चलते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर नोट डाउन कर लेते हैं तब आपको क्या होगा कि आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। पहली बात तो टेलीग्राम पे जाके और पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे आपको आसानी होगी नोट करने में। ठीक है, नोट करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी और नोट डाउन अगर कर लेंगे तब आपके एग्ज़ाम के टाइम, यानी एग्ज़ाम के टाइम आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको कहीं पर ढूंढना नहीं पड़ेगा कि आज वहाँ से क्वेश्चन ले लिया, आज क्वेश्चन एक वहाँ से ले लिया, वहाँ ढूंढना है हमको, वहाँ ढूंढना है, वहाँ ढूंढना है। बिल्कुल ढूंढना तो बिल्कुल रहेगा ही नहीं, यानी सब आपको एक जगह पर ही प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसी वजह से मैं बोलता हूँ नोट डाउन आप लोग ज़रूर से ज़रूर करते चलिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। हम लोग नेक्स्ट जो हमारा दिया गया है वो दिया गया है अथर्ववेद। ठीक है साथियों, अथर्ववेद दिया गया है, यानी यह सबसे बाद का वेद है। यानी यह जो है चौथा नंबर वेद, यह सबसे बाद का वेद है और इसमें घर से संबंधित कला, कौशल, उद्योग, सुख, संपदा आदि से संबंधित विषय सामग्री सम्मिलित हैं। इसके द्वारा पाठ्यक्रम में सांसारिक और भौतिक विषयों को भी शामिल किया गया है।
और वेदों में सभी विषयों के ज्ञान को सम्मिलित किया गया है। इसलिए इसके पाठ्यक्रम के स्वरूप में अधिक विविधता पाई जाती है। अतः पाठ्यक्रम में सभी प्रकार के विषयों को सम्मिलित किया गया है, जिससे बालक के सर्वांगीण विकास में सहायता मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा वैदिक कालीन शिक्षण विधियाँ। तो वैदिक कालीन शिक्षण विद्या में क्या होता है, यानी वैदिक कालीन शिक्षण व्यवस्था में बालक को गुरु के पास रहना पड़ता था। वैदिक काल में क्या होता था कि बालक जो होता था उसको किसके पास रहना पड़ता था, उसको गुरु के पास रहना पड़ता था, और वहीं पर उसको वस्त्र, भोजन, अनुशासन तथा संयम आदि आदेशों का पालन करना बालक का प्रमुख कर्तव्य होता था। वेदों के अनुसार शिक्षण संबंधी निम्नलिखित विधियाँ हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट नंबर हो जाएगा हमारा मौखिक विधि, दूसरा हो जाएगा विवेचना विधि, तीसरा हो जाएगा प्रवचन विधि, चिंतन मनन ध्यान धारण विधि हो जाएगा, व्यावहारिक विधि हो जाएगा, शास्त्रार्थ विधि, तथा लास्ट हमारा हो जाएगा स्वाध्याय विधि। ये हो जाएंगी इसकी निम्नलिखित विधियाँ। ठीक है, ये हो जाएंगी इसकी कौन सी विधियाँ? निम्नलिखित विधियाँ हो जाएंगी इसकी, यानी आप कह भी सकते हैं कि 7 विधियाँ हैं। अगर इनके बारे में डिटेल से पूछता है तो आपका लघुत्तरी में पूछेगा, और अगर आपका अति लघुत्तरी में पूछता है तो आपको ये 7 पॉइंट ही पॉइंट लिखने होंगे, बाकी कुछ भी नहीं लिखना होगा। ठीक है साथियों, बाकी इसका कुछ भी नहीं लिखना होगा, सिर्फ और सिर्फ आप 7 पॉइंट लिख देंगे, आपके नंबर कंफर्म हो जाएंगे। लेकिन अगर लघुत्तरी में आता है, ठीक है, अगर लघुत्तरी में पूछा जाता है तब आप जो 7 पॉइंट दिए गए हैं इनके बारे में भी आपको लिखना है। अगर इनके बारे में आप लिख देते हैं तब आपके क्वेश्चन में 4 चांद लग जाएगा और आपको पूरे के पूरे नंबर दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा फर्स्ट आप लोग पिक्चर्स देख रहे हैं ये हो जाएगा मौखिक, यानी मौखिक विधि के अंतर्गत ये आता है। तो मौखिक विधि क्या होता है, इसके अंतर्गत अगर हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो आइए देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग, अपना सबसे फर्स्ट हो जाएगा हमारा मौखिक विधि। ठीक है, तो मौखिक विधि में हमको क्या क्या लिखना है, कैसे कैसे लिखना है, सारा कुछ हम लोग देख लेते हैं। यानी इस विधि में क्या होता है, छात्र जो होते हैं वेद की रचनाओं को मौखिक रूप से स्मरण करता था, और उसे, ठीक है साथियों, और उसे क्या होता था, और उसे क्रमिक रूप में उच्चारण करके पढ़ता और धारण करता था। अब हमारा सेकंड क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, कि मौखिक रूप से, ठीक है, मौखिक रूप से धारण करता था, पढ़ता था, क्रमिक रूप से उच्चारण करके। ठीक है, अब जो हमारा सेकंड हो जाएगा वो हो जाएगा विवेचना विधि। तो विवेचना विधि ये आप देख सकते हैं, विवेचना विधि, ये सेकंड पिक्चर्स जो रखी हुई है ये विवेचना विधि की है। यानी इस विधि में गुरु शिष्यों को ज्ञान, कौशल और निर्देशन और प्रवचन छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करते थे, और उस ज्ञान संबंधी प्रश्नोत्तर विधि से संश्लेषण तथा विश्लेषण करते थे। सेकंड पिक्चर में ये आप देख सकते हैं। ठीक है, सेकंड पिक्चर में आप देख भी सकते हैं, जिससे आपको अच्छे से कंफर्म भी हो जाएगा। थर्ड नंबर हो जाएगा हमारा प्रवचन विधि। क्या होती है प्रवचन विधि, यानी इस विधि में शिक्षक छात्रों को कुछ बतलाते थे और शिष्य उसे ध्यानपूर्वक सुनकर उनका चिंतन मनन करके स्मरण करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड नंबर जो हमारा प्रवचन हो जाएगा, यानी इस विधि में शिक्षक छात्रों को बतलाते थे। यानी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, शिक्षक जो है वो छात्र जो बैठे हुए हैं इनसे बतलाते थे, और यहाँ पर उनको ध्यानपूर्वक सुनकर उनका चिंतन मनन स्मरण करते थे छात्र। अब यहाँ पर फोर्थ नंबर हो जाएगा चिंतन मनन ध्यान धारण वृद्धि, यानी इसमें ब्रह्म तथा आत्मा पर ध्यान केंद्रित कराया जाता था। इसमें ब्रह्म तथा आत्मा पर ध्यान केंद्रित कराया जाता था। इसे केंद्रीयकरण विधि भी कहते हैं, और इसे आत्मचिंतन, आत्मानुभूति, ध्यान धारण मुख्य साधन थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ध्यान धारण और मुख्य साधन ये आपको दिखाया गया है फोर्थ नंबर पिक्चर में। अब यहाँ पर फिफ्थ नंबर हमारा हो जाएगा व्यवहारिक विधि। क्या थी, तो व्यवहारिक विधि यानी इसके अंतर्गत दैनिक कर्तव्यों के प्रति जानकारी दी जाती थी, और इसमें यज्ञ, संध्या, उपासना तथा अन्य आवश्यक सामग्रियों को लाने ले जाने का आदेश दिया जाता था। कला, कौशल, उद्योग व्यवस्था की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पर मतलब कि सभी स्टूडेंट एक जगह पर एकत्रित हो जाते थे और उनको इनके बारे में बताया जाता था व्यवहारिक विधि, या फिर आप कह लीजिए सामूहिक विधि के रूप में, यदि सभी बच्चे एकत्रित हो जाते थे और उनको इनके बारे में बताया भी जाता था। अब हमारे बचते हैं इसके 5 पॉइंट हो गए, अब बचते हैं हमारे इसके 2 पॉइंट। 2 पॉइंट कौन से हैं ये आप देख सकते हैं। जो हमारा 6 नंबर पॉइंट दिया गया है शिक्षार्थ विधि। शिक्षार्थ विधि क्या होता था कि यानी इसका उपयोग वेदों के प्रचार के लिए किया जाता था।
और तथा दूसरा उपयोग उपाधि प्रदान करने के समय किया जाता था। यानी इसमें प्रश्नों के उत्तर द्वारा छात्र के ज्ञान का आकलन किया जाता था, छात्र के ज्ञान का आकलन किया जाता था। यहाँ पर आपको इस पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आकलन किया जाता था मतलब जैसे कि प्रश्नों के उत्तर पूछ लिए जाते थे तो किसको पता सबसे पहले, या फिर उसको प्रचार करने के लिए, वेदों के प्रचार करने के लिए तो पुराने की बात हो गई, ठीक है। उस तरह आप लोग समझ नहीं पाओगे, इस वजह से मैंने न्यू पिक्चर्स रखी हुई यहाँ पर, ठीक है। इससे आप लोग समझ सकते हो, यानी सिंपल समझ लीजिए कि किसको क्या पता है, ठीक है, हैंड अप। तो यहाँ पर अब हमारा 7 नंबर पॉइंट हो जाता था कि स्वाध्याय विधि क्या होती थी। यानी इसके अंतर्गत छात्र कुछ सीखने के लिए स्वाध्याय तथा उसका आत्मसात करते थे। छात्र जितना अधिक स्वाध्याय करते थे उतना ही ज्ञान प्राप्त होता था। वेदों में स्वाध्याय तथा आत्मचिंतन से ही वह वेदों का अध्ययन कर सकता था और इस विधि को शिक्षण की श्रेष्ठ विधि माना गया है। इस विधि को क्या माना गया है, शिक्षण की श्रेष्ठ विधि भी माना गया है। यानी यहाँ पर स्वाध्याय हो रहा है, देख सकते हैं आप लोग ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, स्वाध्याय हो रहा है, यानी खुद के द्वारा अध्याय हो रहा है, ठीक है। तो स्वाध्याय में क्या होता था, यानी इसके अंदर के छात्र को सीखने के लिए स्वाध्याय तथा उसका आत्मसात करते थे। छात्र जितना अधिक स्वाध्याय करते थे उन्हें उतना ही ज्ञान प्राप्त होता था। वेदों के स्वाध्याय तथा आत्मचिंतन से वेदों का अध्ययन कर सकता था, यानी इस विधि को श्रेष्ठ विधि भी मानते थे, ठीक है, मानते थे। तो साथियों अब यहाँ पर बात आती है कि पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगी, सभी साथी इसको नोट डाउन तो कर ही लेंगे। बात आती है कि नोट डाउन करके इसको रख नहीं लेना है, आपको पढ़ना भी है रेगुलर इसको, ठीक है, पढ़ना भी। अब यहाँ पर आप समझते हैं ना कि ये जो मैं वीडियो देता हूँ ये लगभग 10 से 20 मिनट के अंदर ही वीडियो होती है, यानी इससे ज़्यादा वीडियो नहीं होते, क्योंकि आप लोगों को बोरिंग ना लगे, ठीक है, बोरिंग क्लास ना लगे। इस वजह से ये जो क्लास होती है हमारी, ये छोटी ही क्लास हम देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है यही कि आप लोग नोट डाउन भी करते चलें, ठीक है, नोट डाउन भी करते चलें और बोरिंग क्लास ना हो। तो ठीक है दोस्तों, फिर आज के लिए इतना दोस्तों, मिलते हैं फिर नए नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी साथी इसको नोट डाउन जरूर से जरूर कर लेंगे।